डायमेंशन। तो इसके पहले ना हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखा था, अगर पिछली क्लास थोड़ी सी रिकॉल करवाऊं तो हमने सीजीएस, एमकेएस, एसआई, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे मेजरमेंट के लिए। और उसमें हमने देखा था कि हर एक सिस्टम में यूनिट अलग हो सकती है। जैसे कि एमकेएस में मीटर है तो सीजीएस में सेंटीमीटर है लेंथ की यूनिट, ठीक है। बट डायमेंशन जो है ना वो हर क्वांटिटी का सेम होता है, ठीक है। तो डायमेंशन को हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। तो लिखो यहां पर डायमेंशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। और ये मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एसआई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एमकेएस कर रहे हैं, सीजीएस कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं, ये सभी के लिए फिक्स होगा। जैसे कि हम अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स देखें तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, मास, ठीक है। तो मास का जो डायमेंशन होगा, यहां पर मैं इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो, पहले लिख लो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और उसके बाद लिख लो उसका डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट है मास, तो मास का डायमेंशन को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हो गया टाइम, टाइम के डायमेंशन को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड हो गया लेंथ, लेंथ के डायमेंशन को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक तीन होगा और इन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे भी थे। अब मास की यूनिट जो भी हो, लेकिन डायमेंशन के लिए हम m का यूज करेंगे उसके। फिर उसके रिमेनिंग आते हैं, तो फोर्थ आ गया करंट, करंट के डायमेंशन को हम a, कैपिटल A से डिनोट करेंगे। फिफ्थ आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसको डिनोट करेंगे मोल से। हालांकि ये सब थोड़े कम यूज होंगे, ज्यादातर MLT ही यूज होगा 11th में, और क्योंकि 11th में ना थोड़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले ज्यादा हैं। 12th में जब जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आता है, तो करंट, ये सारी यूनिट्स यूज होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला, आपको याद होगा। लेकिन इसको डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मेथड नहीं है, मतलब नील आप ये कर लो, सीडी यूजुअली यूज होता है, ठीक है। और सेवेंथ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल के ये यूज करेंगे। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उनके डायमेंशन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे हम आ गए, ठीक है। अब हम हर तरह की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को देखेंगे और उसके लिखने के तरीकों को देखेंगे और उनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना कि अगर मान लो एरिया, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सुनना अभी, बस लिखना नहीं कुछ, ठीक है। एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्लियर। लेकिन अगर हम इसके डायमेंशन को निकाल रहे हैं तो यहां पर ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है ना। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट और एरिया लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो कभी भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं तो मतलब उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स में स्क्वायर ब्रैकेट का अलग मीनिंग होगा, यहां पर अलग मीनिंग है, यहां मीनिंग है उसका डायमेंशन। क्लियर हो गया ये चीज। तो अब अगर मैं एरिया में देखूं तो मैं बेसिकली ये तीन के टर्म्स में बताऊंगा। तो एरिया में क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया नहीं करता। तो मतलब यहां पर मास का डायमेंशन आ गया 0, या मास के ऊपर 0 लिख सकते हैं। क्या ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t⁻0 या t0। और ये लेंथ, हाँ, तो इसमें लेंथ के दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज। और कंबाइंडली हम इसको क्या लिखेंगे, m⁻0, t⁻0 और L⁻2। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, एरिया का डायमेंशन हो गया।
तो ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए करेंगे और उसको भी बाइफरगेट करते हुए। तो कौन कौन से बाइफरगेशन में जाएंगे? तो सबसे पहला लिखना, सबसे फर्स्ट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी लिखना वो है, फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल क्वांटिटीज। मैकेनिकल क्वांटिटीज, मैकेनिकल क्वांटिटीज। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो 11th और 12th का फिजिक्स है, 11th का पूरा मैकेनिकल पार्ट है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगता है या सिविल इंजीनियरिंग में लगता है, जिसमें ज्यादातर फोर्स का, वेट का, मास का, स्पीड का, वेलोसिटी का, इन सब का ज्यादा यूज होता है, जो हम फिजिकली देखते हैं एक्चुअल में। जैसे गाड़ियां चल रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, घर बन रहा है, तो उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये पूरा मैकेनिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, और उसकी फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी अलग टाइप की होती है। और जो पूरा 12th फिजिक्स है, वो ऐसा फिजिक्स है जो हम नहीं देखते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है, तो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो आप 10th के फिजिक्स में पढ़ते थे। या फिर मैग्नेटिज्म के अंदर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन दो बॉडीज जो हैं, दो अपोजिट पोल्स जो है मैग्नेट के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर का फोर्स हमें नहीं दिखता, बट वो एग्जिस्ट करता है। तो हम सबसे पहले मैकेनिकल क्वांटिटीज का देखेंगे, तो उसमें एक एक करके लिखते चलना। फर्स्ट है एरिया। हो सकता है कई कई चीजों का आपने पिछले बार लिखा ही है, लेकिन फिर भी हम करेंगे प्रॉपरली। एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और इसका इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए इस तरीके से लिखो, एरिया, और ये डायमेंशन के लिए ये हो जाएगा। और अभी जस्ट हमने देखा इसका डायमेंशन क्या है, m⁻⁴ m0। अच्छा, इसको लिखने के लिए भी ना मैंने ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया। यूजुअली m पहले l लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। तो m0, l2 और t क्या हो जाएगा? 0। ये ऑर्डर यूजुअली फॉलो किया जाता है, mlt। ठीक है, और इसकी SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होती है? तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हम हर एक मैकेनिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, उसका डायमेंशन और उसकी SI यूनिट लिखेंगे। और जिनका आप लोगों को पता हो वो आप खुद से लिखते जाना। सेकंड पे आते हैं। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? m0, l3, t0। सब समझ गए ना ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेंडशिप समझ में आ रहा है ना? हाँ, और इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। थर्ड क्वांटिटी पे आते हैं। थर्ड क्वांटिटी लिखना, डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आ जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो देखो, मास का डायमेंशन क्या होता है? मास मतलब m। स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था ना, वो टेबल बनाया था, देखो रिकॉल करो। यहां पर मास का डायमेंशन क्या होता है? m। अपॉन क्या आ रहा है इसका? वॉल्यूम। तो अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले वाले डायमेंशन यूज होंगे ना डायरेक्टली, याद रखना। तो यहां पर ये दोनों तो है नहीं, मतलब इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? L3 ये लिख सकता हूं। अब जब अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये m l-3, और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब t क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया ये चीज? अगर मैं ये नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, t वाला टर्म नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है हमें, इसलिए लिखेंगे। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वांटिटी। फोर्थ क्वांटिटी है
स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है? एल। टाइम के लिए क्या होता है? टी। तो क्या आएगा बताओ डायमेंशन? m0 l1 t-1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और इसकी एसआई यूनिट, अच्छा मैंने इसकी एसआई यूनिट नहीं लिखी थी ना ऊपर, डेंसिटी की। क्या होगी एसआई यूनिट डेंसिटी की बताओ? यस, केजी, केजी अपॉन मीटर क्यूब, या केजी m⁻³ ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, वेलोसिटी भी हो गया। वेलोसिटी की एसआई यूनिट, हाँ इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको जनरली अब s⁻⁻1 ऐसे डिनोट करेंगे। फिफ्थ पे आ जाना। फिफ्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर इसका जो डायमेंशन होगा एक्सेलरेशन का, बताओ क्या होगा? तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो यूज करेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन ये था और अपॉन में आ गया टाइम। तो फाइनल डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? m0 l1 t-2। समझ में आ गया? SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट लिखना सिक्स्थ। सिक्स्थ है मोमेंटम। मोमेंटम, हाँ तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? हाँ बताओ। मास इनटू वेलोसिटी। ये सब पढ़े रहते हैं, हम नाइन्थ में भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये पूरे रिकॉल भी हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और फॉर्मूला याद रहेगा तभी हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू, तो मास का डायमेंशन होता है m, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने यहां पर निकाला, क्या था? m0, या इसको ऐसा लिख देता हूं l1t-1। तो ये क्या आ जाएगा? ml1t-1। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू कैसे बनते ये भी बता रहा हूं। यहां पर आपको डायमेंशन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा ये किसका डायमेंशन है। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी पे। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैभवी? ऋषभ, फोर्स का? प्रियांशी भूल गए? अक्षरा? हम्म, करेक्ट, एक्सेलरेशन इनटू मास या मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू m इंटू ए पढ़ा है ना? हाँ तो वही। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखो जल्दी से, क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहां पर देखो हमने निकाला था m0 l1 t-2। बताओ फाइनल डायमेंशन क्या आएगा वैभवी?
हाँ, और इसकी एसआई यूनिट, एक्चुअली ये डिराइव्ड यूनिट की अगर बात करें ना, तो उसकी डिराइव्ड यूनिट क्या होती है पता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसके लिए एक एक स्टैंडर्ड यूज किया गया, वो कौन सा है? न्यूटन्स। उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। नेक्स्ट आते हैं एट्थ। एट्थ है वर्क। वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन निकालते थे ना, ये भी नाइन्थ में पढ़ते थे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर है ना शायद वो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन देखो अभी हमने यहां पर निकाला था। फोर्स का डायमेंशन है m1l1t-2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर l आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल डायमेंशन? m1l2t-2। समझ गए? ठीक है। वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती क्या होती है? जूल, और उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से। नेक्स्ट लिखो एनर्जी। एनर्जी, तो ये बताओ एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, एक्चुअली ना, अगर फिजिकली देखा जाए ना, तो एनर्जी इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना वर्क डन हुआ वही एनर्जी है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम चीज होती है, दोनों की यूनिट भी सेम होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम होंगे। और एनर्जी सिर्फ एक तरह की एनर्जी नहीं, कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी हो, हर एक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो एनर्जी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, और इसका डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन दोनों सेम होता है, यूनिट भी दोनों की सेम होती है। m1l2t-2, और इसकी भी एसआई यूनिट होती है जूल्स। 10th पे आते हैं पावर। पावर, तो पावर की डेफिनेशन अभी किसी ने शायद बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे तो, या वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो आप इसको वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या एनर्जी अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ये लिख सकते हो डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो अब बताओ इसका डायमेंशन क्या आएगा पावर का? पावर का डायमेंशन क्या आएगा? m1l2t-3, करेक्ट। तो ये हो गया m1l2t-2, और नीचे में आ गया एक t, तो ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली इसका डायमेंशन आ जाएगा m1l2t-3। इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट लिखना। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? जूल पर सेकेंड, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वॉट। याद आया? तो अभी हम इसको एसआई यूनिट हम वॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
नेक्स्ट आते हैं 11th पे। बना लिया क्या? कल से मैं डिटर्मिनेंट्स चालू करूंगा बट ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखना प्रेशर। प्रेशर भी आप लोग 9th में पढ़े हो, मेरे ख्याल से 10th में नहीं था प्रेशर। हाँ बताओ प्रेशर की यूनिट क्या होती है? यूनिट सही है, फॉर्मूला ये बताओ कि अगर मान लो मैं एक सुई खुद को चुभाऊंगा और ये एक इतना मोटा पेन खुद को चुभाऊंगा तो किसमें ज्यादा दर्द होगा? सुई को चुभाने पे। फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सुई चुभाने पे क्यों ज्यादा पेन होता है? क्योंकि वहां एरिया कम हो जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है उसमें? बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ, तो अब मुझे इसके डायमेंशन बताओ, क्या होंगे इसके डायमेंशन? प्रेशर का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, ये याद हो जाएगा थोड़े समय में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे। बाय बाय। m1l1t-2 अपॉन एरिया, तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है? l²। तो ये आ जाएगा फाइनली m1l-1t-2, ये आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। और इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट पास्कल्स। शॉर्ट फॉर्म में पी ए से डिनोट करते हैं यूजुअली उसको। और अगर देखा जाए डिराइव्ड यूनिट की बात करें, डिराइव्ड मतलब जो उसके फॉर्मूले से बन रही है, तो फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो न्यूटन मीटर रेज टू पावर -2। समझ गए ना सभी ये? फिर उसके बाद 12th नंबर पे आते हैं। 12th है, सर हाँ बोलो। सर वो जो अपॉन में एल है वो ऊपर आएगा तो सर क्या होगा? हाँ तो ये देखो, ऊपर में l की पावर 1 थी, यहाँ l की पावर 2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो जो हम मैथ्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं ना, तो उससे पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो 1 - 2 ऐसा होता है, तो l की पावर -1 बन जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ है। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखना 12th, मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। मोमेंट पढ़ा है क्या? फोर्स, इसको टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सिंपली डिस्टेंस समझ लो अभी फिलहाल। जब हम इसको पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है तब उसको डिटेल में देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मीनिंग। ठीक है, तो अब इतना चीज सफिशिएंट आपको इसका डायमेंशन बताने के लिए कि टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है। हम्म हाँ करेक्ट। तो यहां पर फोर्स का ये हो गया m1l1t-2 इंटू ये डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? यहां पर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, एक चीज बोलना है। डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा? ये l1, तो क्या हो जाएगा? ये m1l2, और t क्या हो गया? ये -2। और अभी इसने क्या बोला? ये वर्क डन ही हुआ। तो क्या वर्क और क्या ये टॉर्क दोनों सेम है? तो आंसर है नहीं, दोनों डिफरेंट होते हैं। एक्चुअल में दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट दोनों के डायमेंशंस जो है वो क्या है? सेम है। तो इससे एक नोट पॉइंट याद आया जो आप लिख लो, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज can have same dimensions, can have same dimensions, can have same dimensions।
ठीक है, अब नोट लिख ही रहे हो तो एक ये वाला भी नोट लिख लो। अगर दूसरा नोट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशंस भी क्या होंगे, सेम। तो ये भी लिख लो सेकंड पॉइंट, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट, if two physical quantities have same unit, then they have same dimension. लिख लिया सबने? ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 13th पे। तो 13th लिखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या ये वर्ड सुना है? कैपिटल जी सुना है? हाँ, कब सुना है? 9th में सुना था। हाँ, ये कब आता था, किस टॉपिक के अंदर, किस लॉ के अंदर? हाँ, किसी को याद है वो? फ्री फॉल। फ्री फॉल, हाँ फ्री फॉल होता है वहां पर, लेकिन उसको मुझे एग्जैक्टली वो लॉ याद पूछना चाह रहा हूं। देखो ये बहुत जबरदस्त लॉ है। मतलब उन दोनों में अट्रैक्शन से होता है, वो भी फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा जो अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस भी उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएगा। करेक्ट, लेकिन क्या ये सिर्फ अर्थ सरफेस पे ही है? ये हर एक चीज पे। अगर अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। याद आया ये चीज? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता था? किसके प्रोपोर्शनल होता था? दोनों के मास के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2, दोनों के मास के क्या होता था? प्रोपोर्शनल होता था। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था? आर स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो अपॉन में क्या आ जाता था यहाँ पर? आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते थे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जी यूज होता था, जिसको क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बहुत इजीली विजिबल होता है जब हम अर्थ और मून की बात करें या प्लैनेट्स की बात करें, बट ये हर जगह पे लगता है। मतलब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मासेस ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस वजह से ये विजिबल नहीं होता। बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, एक बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। कभी तुम लोगों ने सुना है कि नहीं? वो उस बुक का नाम है द सीक्रेट। मतलब वो साइंस वाली बुक नहीं है, वो फिलोसॉफिकल बुक है, और उस बुक का नाम है द सीक्रेट। उस बुक में क्या बताया है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो वो चीज आपको मिल जाती है। ऐसा है ये हाँ, मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में उसमें कई सारे प्रूफ्स बताएं उसमें लॉजिकली, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है। तो कहीं ना कहीं ये लॉ उस चीज से कंबाइंड होता है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं ये पूरी स्टोरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मुझे जी से मतलब है, और जी यहां पर आता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो जी किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर मैं जी की वैल्यू यहां पर निकालूं तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। समझ में आया ये चीज? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? तो यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां पर आपको फोर्स का डायमेंशन चाहिए, तो देखो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाल रखा था और कई जगह पे यूज भी किया फोर्स का डायमेंशन। क्या देखो, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 है, तो यहां पर आ गया m1 l1 t-2। और ये रेडियस मतलब इसमें क्या आ जाएगा? l, तो ये क्या आ जाएगा? l2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? डिवाइडेड बाय m1 m2, मतलब ये क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब बताओ इसका डायमेंशन क्या आएगा सॉल्व करके? हाँ, क्या आ जाएगा? m-1
L3 T-2 तो ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। लिख लो इसको। उसका कोई ऐसा ही नहीं होता? किसका मोमेंट? अच्छा, टॉर्क का बोल रहे हो? न्यूटन मीटर होता है उसका, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये आया। अभी हमने कौन सा किया? M-1 L3 T-2 हो गया। ये हमने निकाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। अब इसकी एसआई यूनिट लिख लो। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। तो सिंपल है, ये यहीं से बना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट लिखना 13 तो ये हो गया। 14th है इम्पल्स ऑफ फोर्स। ये शायद मैंने पिछले बार भी बताया था। इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्चुअली ये होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। कई फिजिकल क्वांटिटीज को आपको सिर्फ फॉर्मूले नहीं, उनको मतलब सोचना चाहिए कि भाई इम्पल्स ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम, इसका मतलब क्या है। मतलब हम बोलते हैं ना, कई लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, अचानक से गुस्सा कर जाते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लाइक दैट। ये वो चीज है, अगर फोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए लगाया जा रहा है वो उसका इम्पल्स है। समझ में आ गया ये चीज? अब इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा इम्पल्स ऑफ फोर्स का। फोर्स लिख लो, चलो अपनी कॉपी में लिख लो, पहले डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये फोर्स का डायमेंशन था और इनटू टाइम हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा M1L1T-1। कंफर्म करो, ये आया। और एसआई यूनिट क्या होगी, यहीं से देख लो। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड। फिर लिखो 15 स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और किसका फॉर्मूला था? फोर्स अपॉन एरिया थोड़ी देर पहले आया था ना किसी में, प्रेशर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर प्रेशर में परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं। स्ट्रेस में भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक्चुअल में ना स्ट्रेस वर्ड या ये वाला हम तब यूज करते हैं, हम दो तरह के फोर्स देखे थे ना, पुश और पुल वाला। तो जब वो पुश वाला फोर्स लगता है तब यूजुअली क्या कैलकुलेट होता है? प्रेशर। जब पुल वाला होता है तो क्या यूज होता है? स्ट्रेस। समझ में आया ये चीज? हिंदी में स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? खिंचाव होता है ना, तो बस वही चीज है ये। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा और प्रेशर का जो डायमेंशन होगा, दोनों का क्या होगा? सेम। ठीक है, नोट कर लो। और दोनों की एसआई यूनिट भी यहां पर क्या आएगी? सेम आएगी। बस यहां पर इसे पास्कल से रिप्रेजेंट नहीं करते। प्रेशर को ही पास्कल से लिए होता है, लेकिन इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर नोटेशन होगा। ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन आ जाएगा M1L-1T-2 और इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी हो गया। नेक्स्ट लिखना 15 स्ट्रेन। 15 है स्ट्रेन, नहीं 15 नहीं 16 आएगा ना, 16 लिखना स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन
अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब एक्चुअल में ना अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कभी करोगे ना तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस बहुत ज्यादा उसमें करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कोई भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रॉपर्टी क्या है, कितना लोड बियर कर पाएगा, कितना फोर्स झेल पाएगा, ये सब चीजें। तो यहाँ पर स्ट्रेस तो समझ गए तुम लोग। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस से ही रिलेटेड चीज है। तो अगर हम मान लो फोर्स पर यूनिट एरिया किसी पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे खींच रहे हैं उसको, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की या जो भी मटेरियल है वो चेंज होगा, उसका डायमेंशन चेंज होगा। हो सकता है कोई रॉड है उसको खींच रहे हैं, उसमें स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसका रॉड का डायमेंशन चेंज होगा। तब रॉड का डायमेंशन क्या है? हो सकता है वो लेंथ है तो उसकी लेंथ चेंज होगी। अगर मान लो एरिया है तो एरिया चेंज होगा, अगर मान लो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज होगा। समझ में आ गया? तो जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, एक्ट पहले क्या था और बाद में क्या हो गया? समझ में आया ये चीज? अगर समझ में आया तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? हाँ, मैं एक एग्जांपल के लिए दिया, कुछ भी मैंने ये नहीं बोला कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एक्चुअल में हो सकता है उसकी लेंथ चेंज होगी, है ना, या और जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा। ओके, मे भी हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा हो तो भी उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा हो। ठीक है, वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि उसके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो लेंथ उसका डायमेंशन है तो पहले लेंथ कुछ और थी, बाद में लेंथ कुछ और हो गई। इन दैट सिचुएशन उसके स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा? सही आंसर है ये। तो उसका आंसर क्या होगा? सारा जीरो जीरो, तो m0, l0 और t0। समझ में आई ये चीज? मतलब अगर मान लो उसके रॉड की लेंथ एक डायमेंशन ले रहा हूं तो l था पहले डायमेंशन, और बाद में क्या हो गया? बाद में भी l हो गया। तो l अपॉन l मतलब क्या हो गया? l की पावर 0, और m और t तो हम 0 मान रहे हैं। समझ में आई ये चीज? तो इससे एक कंसेप्ट आप समझो, अगर कहीं पर भी ना इस तरह की चीजें आती कि सेम टाइप की चीजों का रेशियो है तो वहां पर वो डायमेंशन क्या आ जाएगा? 0 0 0। समझ में आ गया? अगर मास अपॉन मास का रेशियो है, m1 अपॉन m2 का रेशियो, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा उसका? 0 0। मतलब वो डायमेंशन लेस है, आप ये बोल सकते हो। ओके, तो ये नोट कर लिया सबने? हाँ, इसकी SI यूनिट नहीं होगी बिकॉज ये एक रेशियो है, एक कोफिशिएंट है, ये बोल सकते हो आप, कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लिखना 17th है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैंने भी बताया, स्ट्रेस मतलब खींचना, स्ट्रेन मतलब उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसका जो रेशियो है वो इलास्टिसिटी, मतलब अगर मैं मटेरियल साइंस की बात करूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो इलास्टिसिटी मतलब कोई सब्सटेंस को आप कितना खींच सकते हो, उसका ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, वो डिसाइड करने के लिए यूज होता है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब आप बताओ उसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो लिख लो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो इसमें कई चीजें ऐसी आप सुनोगे देखोगे जो हो सकता है आपने कभी पढ़ा नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी हम उसके फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बिकॉज इसमें हम सारी चीजें पढ़ लेंगे और बाद में वो सब चीजें आएंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगा, और स्ट्रेस का डायमेंशन है m1 l-1 t-2। ओके, नेक्स्ट लिखना। और इसकी SI यूनिट क्या होगी? स्ट्रेस की ही SI यूनिट होगी। SI यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 18th।
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। इसका डायमेंशन लिखो जल्दी। तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने यहां पर यूज किया था, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, mlt-2। नीचे लेंथ आ गया तो ये हो गया l, तो फाइनली इसका डायमेंशन आ जाएगा m l0t-2। ठीक है। और सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट लिखना सरफेस एनर्जी, ये सरफेस टेंशन पढ़ाया गया तुम लोगों ने, नहीं पढ़ाया गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा शायद, है ना? वो वाई बोट फ्लोज, पानी में वो क्यों फ्लो करता है, बॉयंट फोर्स अप्लाई। हाँ, अच्छा, उसका वो फॉर्मूला वो सब नहीं था। ओके। एक्चुअली बहुत समय से ना सिलेबस चेंज हो गया, पहले मैं पढ़ाता था तो बहुत सारे न्यूमेरिकल उसमें करवाता था। नेक्स्ट लिखना 19th में सरफेस एनर्जी, इसका फॉर्मूला था वर्क अपॉन एरिया, वर्क अपॉन एरिया। वाटर ये फोर्स लगाती है ग्रेविटी की, तो तीन केसेस होते हैं, या हम्म। तो वो ऊपर फ्लोट करेगा या स्लिप करेगा। हाँ हाँ, वो वही चीज है ये सब। बट ये सिर्फ वाटर के केस में नहीं होते, नॉर्मल सरफेस पे भी हो सकता है, बट उसका वन ऑफ द एप्लीकेशन वो बॉयंट फोर्स वाला जो हम देख रहे थे वो है। ओके, सो वर्क अपॉन एनर्जी, बट उसका डायमेंशन क्या होगा सरफेस एनर्जी का? निकाल लो और लिख लो। सरफेस एनर्जी पहले लिखो फिर बताना। सरफेस एनर्जी का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन आप लोगों ने लिख लिया था ml2t-2, ml2t-2 अपॉन एरिया, एरिया मतलब L2, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा m L0t-2, है ना? हाँ, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखना 20th, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? ओके, बताता हूं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन तुम लोग निकालो और बताओ क्या आएगा। समझ गए ना डायमेंशन निकालना? क्या ये निकाल लोगे इसका डायमेंशन? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
m1 force into distance upon area into velocity, m1 l minus 1 t minus 1। ओके चलो एक बार इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बताओ फोर्स का क्या लिया है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, ये एम हो गया। डिस्टेंस का क्या आ जाएगा एल, एरिया का क्या आ जाएगा एल स्क्वायर या L2, और वेलोसिटी का क्या है m0, या m0 को लिखने की जरूरत नहीं है, एल L1 t माइनस 1, ऐसा ही होगा। हाँ अब देखो यहां पर तुम लोग क्या गलती कर रहे हो समझना। सबसे पहले तो m का डायमेंशन देखते, तो m का क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा क्योंकि m तो अकेला, m1 होगा, सॉरी m क्या हो जाएगा 1, क्योंकि m तो यहीं पर है। अब हम l पे आते हैं, तो यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 1 है, तो l का पावर क्या हो गया 2 हो गया, समझ लो। ठीक है, और नीचे में l की पावर 2 है, l की पावर 1 है, मतलब क्या हो गया l की पावर 3 हो गया, समझ लो, है ना। तो यहाँ वो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो हम पढ़ते थे, तो l की पावर क्या बनेगा यहाँ पर -1, तो l की पावर आएगा -1, समझ में आ गया। अब वही चीज यहाँ t के साथ भी करो, तो t कहां पर है, यहां पर है t और यहां पर है t, तो t की पावर -2 अपॉन में क्या है t की पावर -1, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से t की पावर -2 माइनस ऑफ -1, ऐसा ही होता है ना। तो t की पावर में क्या बनेगा -1, तो आंसर क्या आएगा t की पावर -1। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 1। चेक कर लो इसको, क्लियर है। कुछ डाउट है वैभवी, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ इसका SI यूनिट मैंने ना लिखा है यहाँ पर 2 है, और ये दोनों को समझो, ठीक है। पहला तो बाय द डेफिनेशन अगर हम जाते हैं, समझना SI यूनिट के लिए ना आप डायमेंशन का यूज कर सकते हो, डायमेंशन का यूज करके भी आप SI यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर अगर देखोगे प्रेशर का डायमेंशन क्या था, उससे भी निकाल सकते हो, और एक और तरीका है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है पास्कल, तो ये आ गया। और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कट जाएगा तो टाइम ऊपर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड्स, तो पास्कल इंटू सेकेंड ये लिख सकते हो, समझ में। या फिर अगर इसी फॉर्मूले से बना रहे हो तो ये फोर्स हो गया, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है मीटर, एरिया का SI यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज। तो यहां से ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, और ये सेकेंड जो है रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और ये मीटर की पावर क्या आ जाएगा -2, तो न्यूटन मीटर रेस टू पावर -2 और इनटू क्या आ जाएगा सेकेंड। तो ये वाला भी फॉर्मूला यूज, ये वाला भी SI यूनिट यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट लिखना 21 एंगल। एंगल, अब इसका फॉर्मूला बताओ, मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में, इसका फॉर्मूला बताओ और इसकी SI यूनिट बताओ कि क्या होगा। हेलो, हाँ क्लास 10th है क्या, एक सेकेंड, इनकी तो छुट्टी हो गई शायद, हाँ हो गई है। इनकी 6:30 को, 1 मिनट ना मैं पता करता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्लास 10th में ना वो, क्लास 10th की छुट्टी कितने बजे होगी, चल रहा है क्या SST, आयुष्मान है क्या, बैठा है ना, हाँ ठीक है ओके। नहीं वो उनकी SST की क्लास चल रही है अभी, वो क्लास में बैठा है। हाँ 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 ओके जी। अब मैं 21, हाँ एंगल बोला ना मैंने, हाँ क्या लिखा एंगल, हाँ तो बताओ एंगल का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था,
हाँ, तो ये प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, L अपॉन आर। एंगल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? L अपॉन आर। एसआई यूनिट क्या थी, याद होगा? रेडियंस। हमने कन्वर्जन भी सीखा था। ठीक है, अब डायमेंशन बताओ क्या होगा इसका? ये डायमेंशन लेस होगा। क्यों डायमेंशन लेस होगा? क्योंकि L मतलब लेंथ, और ये ऊपर में भी L आ गया और नीचे में भी क्या आ गया? L आ गया। मतलब L की पावर क्या आ जाएगा? 0। तो हो जाएगा M0 L0 T0। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? रेडियंस। इसको शॉर्ट में RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d। पहले ना एक ये भी सिंबल यूज होता था, ऊपर में ऐसा C टाइप का बनाते थे, अब नहीं होता। एक और यूनिट होती है एंगल की ना, वो भी है ग्रेडियंट। रेडियन, ग्रेडियंट, और जो आप पढ़ते आए हो पहले से बचपन से, कौन सा है? डिग्री। डिग्री। लेकिन अब डिग्री कम यूज होगा, अब हम रेडियन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखना, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला था एंगल अपॉन टाइम। एंगल अपॉन टाइम। डायमेंशन बताओ जल्दी, क्या होगा? करेक्ट, लिख लो। M0 L0 T-1। और इसकी SI यूनिट खुद से ही बता दो क्या होगी? यस, इसकी SI यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखना 23। 23 ये है एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन। और ये सब मतलब अगर आप सिर्फ नाम को समझ रहे हो ना, तो आप उसका यूज समझ पाओगे, उसका फॉर्मूला बना पाओगे। ठीक है, तो जैसे एंगल समझ गए, एंगल। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, तो एंगल अपॉन टाइम आ गया। ठीक है, एंगुलर एसेलरेशन मतलब रेट ऑफ एसेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगा? एंगुलर एसेलरेशन। समझ में आ गया? तो यहां पर एंगुलर एसेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर? टाइम। ठीक है, और इसका डायमेंशन लिख लो। हाँ, तो क्या हो जाएगा? M0 L0 T-2। इसकी SI यूनिट भी बता दोगे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या रेडियन सेकेंड रेज टू पावर -2। ठीक है, तो ये सब कहां पर यूज होता है? जैसे कि अगर कोई व्हील रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर उसके रिवॉल्यूशन की स्पीड चेंज हो रही है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला ये पूरा मैकेनिकल वाला पार्ट है। 24th लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अभी इसका वो लिख लो, डायमेंशन। क्या लिखा बताओ मुझे? L2T0, करेक्ट। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर। SI यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट लिखना 25 और ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको इसका यूज नहीं है, पहले इसको रहने दो, मैं चेंज करा रहा हूं ना। 26 वाला लिख लो पहले। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैं इसमें से बहुत सारे हैं हालांकि, लेकिन जो आपके काम के और इम्पोर्टेंट है मैं उसी को फिलहाल करवा रहा हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन लिख लो, एंगुलर मोमेंटम क्या रहा है डायमेंशन? ये रेडियस है ना, रेडियन मत समझना ना, ठीक है। हाँ बताओ क्या आ रहा है डायमेंशन? एम एल स्क्वायर या L2T -1, करेक्ट, ठीक है। इसकी SI यूनिट लिख लेना, SI यूनिट, SI यूनिट इसकी इसी से बनेगी। मास का क्या हो जाता है? kg, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का क्या होगा? मीटर। तो मतलब क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए ना ये? नेक्स्ट लिखना 27 टाइम पीरियड। इसमें तो ये एक्चुअली टाइम पीरियड कहां पर यूज होता है? जैसे अगर मान लो कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसका रिपीटेशन का ड्यूरेशन, तो ये टाइम पीरियड और टाइम दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है, नहीं लिख पा रहा हूं इसको भी, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकेंड्स। और डायमेंशन क्या होगा वो भी समझ गए ना, M0 L0 T1, ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, पता है कि नहीं? हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M0 L0 और T-1 फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसकी SI यूनिट पता है क्या होती है? हाँ वेरी गुड, S इनवर्स, या फिर उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। ये दुनिया में सबसे काम की चीज है जो दिखती नहीं है, समझ गए ना? मतलब जो मेरी आवाज है उसमें भी फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज, ये लाइट जल रही है तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, पावर आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो वो एक इनविजिबल चीज है। और अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा 3G 5G 4G स्पेक्ट्रम का वो होता है, बिडिंग होती है, जो कई हजार करोड़ में बिकते हैं, तो वो क्या बेच रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बेच रहे हैं जो किसी को नहीं दिख रही है। समझ रहे हो ना ये चीज? आप कोई भी डिवाइस बनाते हो, वायरलेस डिवाइस, तो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आप ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो गवर्नमेंट की अलॉटेड फ्रीक्वेंसी पे काम करे, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पूरा मॉडर्न फिजिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं 28 ये है प्लांक्स कांस्टेंट। ये सब एक्चुअली अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आगे जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं ना वो थोड़े आप लोगों के लिए नए हैं। प्लांक्स कांस्टेंट, और इसको यूजुअली K से डिनोट करते हैं, स्मॉल k से, और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप लोग हालांकि पहले पढ़े रहते हो, क्लास 9th में साउंड चैप्टर होता था, अभी है कि डिलीट कर दिया है? हाँ, नाइन्थ में साउंड चैप्टर था ना, तो साउंड में पढ़ते हो आप लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन देखो कॉपी में से, और अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बताओ क्या आ रहा है इसका डायमेंशन? M1L2T -1 आ रहा है, -1 आएगा, चेक करो।
एनर्जी का डायमेंशन -1 आया ना, ml2 T-2, ये है एनर्जी का डायमेंशन। अपॉन में फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आ गया, T-1 आ गया। समझ में आ गया ना। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो ये आएगा। वैभवी आया, ओके ठीक है। इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है जूल सेकेंड। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, अब इसका मुझे बताओ, रिलेटिव डेंसिटी। देखो कई जगह पे कॉमन सेंस लगाना है आपने, हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी नहीं पढ़ी हो, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, क्या मतलब होगा इसका। डेंसिटीज का रेशियो। वेरी गुड, डेंसिटीज का रेशियो अलग अलग कंडीशन में। जैसे आपको पता है ना, कई गैसेस की डेंसिटी चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कुछ और होगी, घटेगा तो कुछ और होगी। तो दोनों कंडीशन में उनकी डेंसिटी चेंज होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब उनका रेशियो। तो अब ये बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। हाँ हाँ, ये डायमेंशन ही नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो उसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0। समझ गए। एक्चुअली इसको ना इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होता है ये वाटर के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, बट मैं अभी उसके पूरे फॉर्मूले नहीं लिख रहा, बहुत ज्यादा चीजें, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 30 पे आते हैं, नेक्स्ट लिखना। कुछ काम का है वही मैं बता देता हूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब बताओ इसका डायमेंशन क्या है। m0 l0 t-1 आया सबका। बिकॉज वेलोसिटी का होता है lt-1 और नीचे में आ गया l, तो क्या आ जाएगा m0 l0 t-1, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, SI यूनिट होती है पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ओके। अभी और बहुत सारी मैकेनिकल के अंदर में और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट उसको मैं पूरे को अभी नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ की जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं बाद में लिखाऊंगा। तो एक काम करना, लगभग 1-1.5 पेज छोड़ देना, ठीक है। और अगर मैकेनिकल के अंदर की और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो उसको हम लिखेंगे। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये अभी पूरा फर्स्ट पार्ट चल रहा था ना, ये पूरा एक ही में मैंने बनाया है क्या, शायद तक एक ही में बनाया है। तो अभी ये जो हमने स्टार्ट किया था ये पूरी मैकेनिकल क्वांटिटीज थी। अब हम आएंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे। एकदम मैं स्टार्टिंग पे जा रहा हूं जस्ट बिकॉज मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा था। हाँ, वो ये, तो देखो स्टार्टिंग में मैंने डायमेंशन के लिए ये मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी और उसके डायमेंशंस के नोटेशंस बताए थे। और अभी हम जितने भी यूज कर रहे थे उसमें ये 3 डायमेंशंस ही यूज हो रहे थे, M, L और T। याद आया, बिकॉज मैकेनिकल में ज्यादातर ये 3 चीजें यूज होती है। अब जब हम इलेक्ट्रिकल में आएंगे ना तो A जो है मतलब करंट जो है वो भी यूज होगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट डालना, ये पहली मैकेनिकल क्वांटिटीज थी, सेकेंड पॉइंट डालना, हेडिंग डालना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, और इसमें फर्स्ट लिखना, इसमें फर्स्ट लिखना इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज।
ये तो अभी अभी पढ़ा है तुम लोगों ने। तो बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? नहीं, हाँ, नोटेशन उसका क्यू, उसका हाँ ऐसा यूनिट होता है, उसका यूनिट होता है कुलम्स, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं क्यू से। अब हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में चार्ज नहीं आता है, तो कौन सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आता है? करंट आता है, टाइम एंड करंट। तो अभी करंट का और चार्ज का क्या रिलेशन है, फॉर्मूला क्या था, कुछ याद करो। यस, ये याद होगा, या तो ऐसे याद होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन टी। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद आया। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई इंटू टी, याद आ गया। तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिख दो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन आएगा, तो सबसे पहले m0 है ना, L0, T1, और ये क्या आ जाएगा, A1। आ गया सबको समझ में, m0 L0 T1 A1। और यस, बिकॉज ये बेसिक 3 डायमेंशन मैंडेटरी है वो लिखना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का। ऐसा यूनिट तो अभी बोला था आप लोगों ने, क्या होती है ऐसा यूनिट, इसकी कुलम्स। उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। क्लियर हो गया सबको ये। सेकंड लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, याद होगा। बताओ क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस। V equals to IR. V इज इक्वल्स टू IR. आई आर। ओके, बट नहीं, ये उसकी डेफिनेशन नहीं थी, ये ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था जब हमने सबसे पहली बार, क्योंकि मैं पढ़ा है इसलिए मुझे याद है तुम लोगों को, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने एक चीज बताई थी, एक चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के रखने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुम लोगों को नहीं पता, हाँ, मैं एक बार दोबारा से उस चीज को रिपीट करता हूँ, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि स्पेशली 12th फिजिक्स तो पूरी सी फंडामेंटल पे। मान लो यहां पर एक चार्ज है पॉइंट ए पे, उसको उठा के मैं पॉइंट बी तक मूव कर रहा हूं, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ रहे हो, यहां पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन चल रहा है, तो उसको यहां से यहां तक मूव करने में जो वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम नहीं, Work done per unit charge. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो लिखो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अब इसका डायमेंशन लिखो, वर्क का डायमेंशन पता है ना, हमने उसमें निकाला था मैकेनिकल में, और चार्ज का भी हमने निकाला। वैभवी बताना क्या आएगा। हम्म हम्म, अच्छा बताओ वर्क का क्या था डायमेंशन, m1, m1 वर्क का क्या था, देखो एक बार। हाँ, t-2 ये था वर्क का, अपॉन चार्ज। वैभवी देखो कहीं कुछ गलती की है क्या तुमने,
वर्क का तुमने गलत क्यों लिखा है? ये लिखा वर्क का, ठीक है। अपॉन चार्ज, तो चार्ज का अभी देखो हमने देखा, क्या देखा, m0 l0 t1 a1, ऐसे ही हुआ। हाँ, तो क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर m1 आएगा, l2 आएगा, t-3 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया? और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। यस, लिखो ऐसा यूनिट वोल्ट। नेक्स्ट लिखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, हाँ, अब रेजिस्टेंस के लिए वो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और उसका डायमेंशन बताओ। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन I, ठीक है। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, जिसके डायमेंशन पता है, I का डायमेंशन तो A होता है ना। तो यहां पर रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ऋषभ समझ में आ रहा है ना? और अनुराग, तुम लोग दूर बैठे हो इसलिए जब तक मैं पलटता हूं देख नहीं पाता हूं। बना रहे हो ना ये? लिखो तो इसका डायमेंशन क्या आएगा। पूरा बनाया? ठीक है। ये कुछ नहीं, ये ऐसा बेसिक फंडामेंटल है, फिजिक्स के जितने भी क्वांटिटीज हैं उनका फॉर्मूला और उनके डायमेंशन और उनकी यूनिट्स, बस यही देख रहे हैं। हाँ, तो क्या आया बताओ जल्दी मुझे। m1 l2 t-3 a-2, करेक्ट। और इसकी SI यूनिट याद होगी, ओम्स। यस, ये सिंबल होता था ओम्स का। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटेंस। ये तुम लोग नहीं पढ़े हो कैपेसिटेंस ना, लेकिन ये वर्ड सुना होगा, कैपेसिटर खराब हो गया है, ये सुना है कि नहीं? कहां पर नहीं सुना क्या कैपेसिटर? अरे, पंखा कई बार तेज नहीं चलता तो बोलता है ना इलेक्ट्रिशियन, इसका कैपेसिटर खराब हो गया, बदलना पड़ेगा। नहीं सुना है क्या? ओके। हाँ, नहीं, इंसुलेटर नहीं होता। इंसुलेटर का मतलब होता है वो करंट के फ्लो को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो वो अलग चीज होती है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक टाइप का मतलब ये समझ लो कि वोल्टेज स्टोर करने का एक डिवाइस होता है ना। अभी शॉर्ट मीनिंग, हालांकि 11th में पढ़ोगे नहीं, ये 12th में पूरा आता है कैपेसिटर का डिस्क्रिप्शन। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिक्कत ये है, इस यूनिट में बहुत सारे वो फॉर्मूले भी यूज होते हैं जो इस बार नहीं पढ़ते हो तुम लोग। ओके, तो इसका डायमेंशन बता दो। तो चार्ज का डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाला था फर्स्ट वाले में, m0 l0 t1 a1 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। उसका डायमेंशन हमने सेकंड में निकाल लिया था, m1 l2 t-3 a-1। हाँ, तो क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन, m-1 l-2 t4 a2। चेक कर लो ये। और कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फैराडे, फैरेड, माइक्रो फैरेड में, ये माइक्रो फैरेड में होता है यूजुअली। अभी तो लोग बस इसको फैरेड लिख दो, FARAD। ये मतलब ऐसा डिवाइस होता है जो 1 रुपए का भी आता है और 1 लाख रुपए का भी आता है, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी के ऊपर। जैसे अगर हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के भी आते हैं, लेकिन AC में जो लगते हैं वो 600-700 रुपए के आते हैं, फैन में जो लगते हैं वो 100 रुपए के आते हैं। तो ये कितना वोल्टेज
कैपेसिटी होल्ड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हम 12th में पढ़ेंगे ये सब पूरी चीजें, फिलहाल तो नहीं। अभी ना और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए जगह छोड़ो, बहुत सारा मैं इसमें नहीं लिखा रहा हूँ, वो चीजें जो आप लोग कभी पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो फिलहाल जगह छोड़ेंगे, जब हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, अभी हमने दो तरह की क्वांटिटीज देखी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तीसरी एक और क्वांटिटी है थर्मल क्वांटिटी, उसके भी कुछ है, उसके भी 3-4 लिखा देता हूं, फिर ये पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखना थर्ड, थर्मल क्वांटिटी। थर्मल क्वांटिटी। फिर मैं लास्ट में ना एक वो दे दूंगा, एक टेस्ट क्वेश्चन। तो उसमें सबसे फर्स्ट है हीट। हीट या फिर इसको एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी। ठीक है। ई एन, अच्छा मैं एंथैल्पी की स्पेलिंग गलत देगा, ENTHALPY, एंथैल्पी। और हीट या एंथैल्पी और कुछ नहीं, एनर्जी ही है। एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही एंथैल्पी है या हीट है। मतलब वो आपने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो गैस की एनर्जी, उसको उसको हीट करके, मतलब बॉडी को हीट करके उसमें कन्वर्ट, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ, जो एनर्जी का डायमेंशन है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इसका भी डायमेंशन होगा, लिख लो, ठीक है। जो एनर्जी की एसआई यूनिट है वो इसकी भी एसआई यूनिट होगी, मतलब जूल्स। सेकेंड है स्पेसिफिक हीट। मैं यहाँ पर ना ये सब लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग नीचे उसके डायमेंशन लिखते जाओ, फिर मैं एक साथ चेक करता हूँ। बस इसमें ज्यादा नहीं, 3-4 ही है तो बहुत सारे, लेकिन मैं 3-4 बताऊंगा बस, जो काम के हैं। हाँ, तो फर्स्ट का अनुराग क्या लिखा बता, एनर्जी हीट का डायमेंशन। हाँ हाँ, बोलना क्या लिखा फर्स्ट वाले का, नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? हाँ, एनर्जी के टाइम नहीं था क्या तू, जब मैंने लिखाया था तो?
ऋषभ क्या लिखा बताया एनर्जी का डायमेंशन? हाँ, ये हीट का या एनर्जी का, एंथैल्पी का? हीट इज इक्वल टू एनर्जी, तो दोनों के डायमेंशन सेम है। m1 l2, हाँ, m1 l2 t-2 ये लिखा। स्पेसिफिक हीट, इसका नहीं लिखा होगा फिर तो लिखो इसको जल्दी। स्पेसिफिक हीट का क्या होगा वैभवी? स्पेसिफिक हीट का लिखा? प्रियांशी हो गया सबका? हाँ हो गया। m0, अब इसके लिए पहले मैं इसको लिख देता हूं, m1 l2 t-2 और अपॉन में मास है, मास मतलब आ जाएगा m, और टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या है बताओ? केल्विन वाला k, तो यहां पर क्या आ जाएगा k। समझ गए ना ये? हाँ, अब बताओ क्या होगा? m0 l2 t-2 और ये क्या आ जाएगा k-1। चेक करना यही लिखा गया। अच्छा ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक हीट की? अगर इसकी हीट की यूनिट जूल है तो इसकी क्या होगी? जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। समझ गए ना ये? अब इसका बताओ लेटेंट हीट का, ये तो आसान है, हीट अपॉन मास। तो हीट का तो ये है, अपॉन मास कर दो, कितना आ रहा है? m0 l2 t-2 आया क्या? हीट अपॉन मास कर दिया तो दिस डायमेंशन अपॉन मास हो जाएगा, तो m0 हो जाएगा। हाँ, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल केजी इनवर्स। ओके, जूल पर केजी या जूल केजी इनवर्स। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हीट का क्या गया? m1 l2 t-2 इंटू ये आ जाएगा l अपॉन एरिया, एरिया मतलब क्या आ जाएगा l²। टेम्परेचर मतलब क्या आ जाएगा केल्विन का k, और टाइम मतलब क्या आ जाएगा t। ये समझ गए ना? अब क्या हो जाएगा बताओ? m1 ये l1 क्योंकि ये दोनों तो हट गया, सिर्फ ये कल है। हाँ, t-3 k-1। समझ गए ना? सिंपल, ये हो गया इसका डायमेंशन, और बाकी यूनिट इसी के हिसाब से लिख सकते हो तुम लोग। ओके, लास्ट एंट्रोपी का बताओ क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2 पूरा हीट का आ गया, और टेम्परेचर के लिए अपॉन में क्या आएगा? केल्विन, तो k-1। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, तो ये मैंने लगभग जितने पूछे जा सकते इंपॉर्टेंट है काम के पूरी समरी बता दी। मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का ही था, आप जो देख रहे हो। अब मैं जैसा बोल रहा था, एक लास्ट 2 मिनट का एक क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर करो, फिर छुट्टी आज का। ठीक है, तो यहां पर मैं 2 टेबल्स बना रहा हूं। पहला टेबल है डायमेंशन का, और दूसरा टेबल है फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, और आपको दोनों को मैच करना है। तो ये है, पहला है ml2 t-2, दूसरा है ml2 t-3, तीसरा है ml0 t-3, फिर अगला है ml-1 t-1, फिर अगला है ml-1
T-2 और फिजिकल क्वांटिटीज में दे रहा हूं प्रेशर ऑब्लिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी का मतलब जानते हो कि नहीं क्या होता है? नहीं क्या? विस्कस ये वर्ड भी नहीं सुना? मतलब कोई लिक्विड के टर्म्स में यूजुअली बोलते हैं वो कितना गाढ़ा है, उसका मेजर करने का एक मेथड है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, कोई लिक्विड कितना पतला है या गाढ़ा है उस चीज को। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और फिर नेक्स्ट है पावर और फिर नेक्स्ट क्या बच गया? सरफेस टेंशन, पावर और बच गया वर्क। अब आपको करेक्ट मैचिंग करनी है, ठीक है, किसका कौन सा मैच होगा। ओके और ये मैं एक्चुअली मैचिंग में ना, आप ऐसा नहीं देना चाहिए था। एग्जाम में कैसा आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे आपको ये डायमेंशन दे देगा और 4 ऑप्शन देगा फिजिकल क्वांटिटीज का, और आपको सही फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है। समझ गए ना कैसा पूछा जाएगा? ये डायमेंशन दिया, अब इसके लिए सही फिजिकल क्वांटिटी बताओ कौन सा है। तुम लोग ऐसा रिवर्स ऑर्डर में मत देखो, ठीक है? चलो अब बताओ क्या आएगा, या रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हो फिर सबके लिए देखना पड़ेगा फिर, ठीक है? जैसे प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? अपॉन एरिया। समझ गए ना? कुछ के डायमेंशन तो डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, जैसे फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, इन सब के। हाँ तो चलो मैच करो, लास्ट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 ABCDE मैच करके बताओ। हो गया क्या? ओके हाँ तो बताओ फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है आंसर? फर्स्ट वाले का आ रहा है वर्क, और किसी का नहीं है? हम्म सेकंड वाले का क्या आ रहा है? पावर। यस, सेकंड का आ रहा है डी, पावर, करेक्ट है। थर्ड का क्या आ रहा है?
मैं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हूँ? T-2 है एक्चुअल में, ये मैं गलत लिख, T-2 लिखना चाहिए, ML, हाँ ये T-2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत लिख दिया। तो किसका है? सरफेस टेंशन। हाँ, फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और लास्ट वाला किसका है? प्रेशर का। समझ में आ गया ये? अब एक एक आखिरी क्वेश्चन मुझे और मिल गया है, वो इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 2021 JEE मेन में। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड है, इसलिए ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि क्या जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो उससे तुम JEE लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। तो यहां पर लिखा है, लिखो ये इक्वेशन लिखो, P इज इक्वल टू E L² M रेस टू पावर -5 G रेस टू पावर -2, ये है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पर E डिनोट कर रहा है एनर्जी को, E डिनोट कर रहा है एनर्जी को, M डिनोट कर रहा है मास को, M डिनोट कर रहा है मास को, मास, G डिनोट, E डिनोट एनर्जी, M डिनोट मास, और क्या लिखा है? L है ना, एक मिनट, G जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और क्या बच गया? L बच गया। L डिनोट कर रहा है एंगुलर मोमेंट को, एंगुलर मोमेंट, ठीक है। और आपको P के डायमेंशन निकालने, डायमेंशन ऑफ P इज क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट, ये JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। और ये सभी के डायमेंशन मैंने बताए हैं, अभी फॉर्मूले वगैरह बताए हैं, और अभी आपने यूज भी किया है। M -1 L1 T -1। ओके, शायद गलत है, और किसी का? दिखाओ मुझे एक बार। अच्छा, एनर्जी का बताओ, क्या है, क्या लिख रहे हो? M1L2T-2। मास का क्या लिख रहे हो? मास का M है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? M की पावर
-5 है ना। एल का क्या लिख रहे हो? एल क्या है? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट का देखो क्या है? एंगुलर मोमेंट का एल ML2 T-1, ये है ना एंगुलर मोमेंट का, चेक करो ML2 T-1। और जी का क्या है? जी का, सर ये डायमेंशन लेस है क्या? हाँ सही बोला, जी का आएगा M-1 L3 T-2। कंफर्म करो, ये आया। अब देखो यहां पर सबसे पहले m से स्टार्ट करते हैं। तो m का डायमेंशन, अच्छा एक मिनट, g की पावर में क्या है यहाँ पर? -2 है ना, मैंने वो नहीं किया। और l की पावर में 2 है ना, तो ये मेरा l था, तो इसकी पावर में 2 आएगा और इसकी पावर में क्या आ जाएगा? -2। ये मैं मिस कर गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया? m की पावर 1, यहाँ पर क्या है? -5, यहाँ पर क्या बन जाएगा? m की पावर 2 बन जाएगा, और यहाँ पर m की पावर भी 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो m की पावर अगर देखें तो 1 -5, और ये वाला पावर क्या बन गया? +2, और ये वाला पावर भी क्या बन गया? +2। तो m की पावर क्या आ गई यहाँ पर? 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये चीज? फिर उसके बाद l की अगर पावर देखें तो l की पावर में इधर पे क्या आ रहा है? 2, इधर पे l की पावर क्या हो जाएगा? l की पावर 2 प्लस ये 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पर l की पावर कितनी हो जाएगी? -6। तो l की पावर भी क्या हो गया? 0। t की पावर देखेंगे तो ये क्या है? -2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? -2, और ये पावर में क्या हो जाएगा? +4। मतलब t की पावर भी क्या आ जाएगा? 0। m0 l0 t0, मतलब ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। समझ में आ गया? डे 1 था, लेकिन तुमको मेथड समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ वो वाले एक्सपोनेंट उसके। तो क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो आज यहीं पर एंड करते हैं। हम अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम बेसिकली न्यूमेरिकल करने, और हमने ये सारी जो चीजें पढ़ी ना, डायमेंशन, इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ा, ये चीज हम अगली क्लास में देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में। ठीक है, ओके, एंड करते हैं फिर। थैंक यू।